नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रट्टा मार केमिस्ट्री में। जी हाँ, यहाँ रट्टा नहीं मारना है। दोस्तों, आज हम लोग अपने सॉल्ट एनालिसिस की, जिसकी हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हम ड्राई टेस्ट वाले पोर्शन को पढ़ रहे थे। आज हमारा ये दूसरा लेक्चर होने वाला है एंड आज का टॉपिक है फ्लेम टेस्ट। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्लेम टेस्ट कैसे होता है, क्या क्या आपको कलर्स दिखते हैं, इन सब चीजों के बारे में अपन लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं फ्लेम टेस्ट। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट, जिसको अपन लोग बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट शुरू करने से पहले जस्ट हम 1 मिनट लेंगे और जो हमने पुरानी चीजें पढ़ी थी उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सॉल्ट में 2 चीजें होती हैं। मैं इन चीजों को बोलूंगा, आपको मेरे साथ साथ बोलना है, तभी हम पूरी सीरीज को साथ में याद कर पाएंगे, उसको रिकॉल कर पाएंगे और दिमाग में उतार पाएंगे। तो सॉल्ट 2 चीजों से बनता है, एक कैटायन, एक एनायन। कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अनायन के ऊपर दोस्तों नेगेटिव चार्ज होता है। कैटायन जो होता है वो हमारा बेस से आता है, इसलिए कैटायन इज कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल। अनायन जो होता है एसिड से आता है, इसलिए अनायन इज कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल। फिर हमने देखा था कि 2 तरह के टेस्ट होते हैं, वन इज द ड्राई टेस्ट और एक होता है हमारे पास वेट टेस्ट। वेट टेस्ट में हम सॉल्यूशन बना के कुछ करने की कोशिश करते हैं, सॉल्ट को जानने की कोशिश करते हैं। और ड्राई टेस्ट में उस सूखे सूखे सॉल्ट के साथ हम कुछ छेड़खानी करेंगे और उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। हमने देखा था कि ड्राई टेस्ट में जो सबसे पहला बेसिक स्टेप होता है कि सॉल्ट को हाथ में लेने के बाद उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने देखा था कि अगर सॉल्ट कलर्ड सॉल्ट है तो इससे अपन लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि दैट इज द सॉल्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर हमने देखा था कि अगर सॉल्ट में हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाली पावर है, देन दैट इज द सॉल्ट ऑफ अल्कली मेटल्स या एस ब्लॉक एलिमेंट्स का सॉल्ट हो सकता है। फिर हमने बात की थी कि अगर वो हैवी है, उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा लग रही है, देन दैट कैन बी अ सॉल्ट ऑफ हमारे लेड हो गया, बेरियम हो गया, जो हैवी मेटल्स होते हैं उनका सॉल्ट, मरकरी हो गया, उनका सॉल्ट हो सकता है। और हमने फोर्थ देखा था बेस्ड ऑन द स्मेल, कि जब हमने उस सॉल्ट को सूंघने की कोशिश की थी तो अगर उसमें यूरिन लाइक स्मेल आ रही है, इसका मतलब वो अमोनिया का सॉल्ट है। और अगर उसमें विनेगर लाइक स्मेल आ रही है, इसका मतलब वो एसीटेट का जो हमारा है या ऑक्सलेट का हमारा सॉल्ट होता है। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं फ्लेम टेस्ट। ये कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल के बहुत करीब होगा, क्योंकि आप लोगों के जीवन का एक ही मकसद है, हर जगह जाके तबाही कर देना, आग लगा देना। तो फ्लेम टेस्ट कहीं ना कहीं आग लगाने वाले पोर्शन से रिप्रेजेंट अपने आप को करता है। तो आइए इसकी बात करें, ये फ्लेम टेस्ट होता क्या है। लेकिन फ्लेम टेस्ट की बात करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, भाई साहब, ये फ्लेम क्या होता है। कभी गलती से अगर आप लोग अपनी केमिस्ट्री की लैब में जाएंगे ना, तो वहां पर ऐसा कुछ रखा होता है। मैं कोशिश करता हूं उस चित्र को यहाँ पर बनाने की, ताकि आप लोग उसको देखें और समझने की कोशिश करें। कुछ ऐसी सी चीज रखी होती है, एक छोटा सा स्टोव टाइप का ऐसे रखा होता है, ठीक है, ये छोटी सी चीज। और इसमें क्या किया होता है उन्होंने, यहाँ पर एक टूटी लगी होती है, टूटी मतलब जो ऐसा खोलने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर टूटी लगी होती है और यहाँ से एक पाइप निकलता है, जो पाइप हमारा गैस के सिलेंडर के साथ, है ना, गैस के सिलेंडर के साथ यहाँ लगा, दिस इज गैस सिलेंडर लगा होता है। तो ऐसा अरेंजमेंट होता है। और यहाँ पे आप आग जलाते हैं तो लाइटर से जलाने के बाद यहाँ पर मस्त बिंदास खूब खतरनाक सी आग, ऐसे लहलहाती हुई, दहकती हुई आग आपको फ्लेम देखने को मिलती है। मेरे भाई, इस फ्लेम को समझना हमारे लिए सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है फ्लेम टेस्ट को शुरू करने से पहले, क्योंकि इस फ्लेम पे सवाल आया हुआ है। आइए देखते हैं, आइए 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 सबसे पहले हम इस फ्लेम के बारे में इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो फ्लेम का, अगर आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा जो मैंने बनाया है, ये वाला हिस्सा जो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये फ्लेम का वो हिस्सा है जो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है, बाहर वाला हिस्सा जो एटमॉस्फेयर के साथ, बाहर वाले एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है। तो ये बाहर वाली फ्लेम ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में है, इसीलिए मेरे भाई इस बाहर वाली फ्लेम को प्यार से बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। बोलो क्या बोलते हैं, अरे बोलो ना क्या बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसको हम लोग प्यार से बुलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और
आप ये जो अंदर वाली फ्लेम को देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन से दूर है, ऑक्सीजन सिर्फ बाहर वाले हिस्से में है, अंदर वाला जो फ्लेम होगा उसमें ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो दिस इनसाइड फ्लेम इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग फ्लेम। क्या बोलते हैं, बोलो इसको, दिस इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग फ्लेम। तो एक हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, दूसरा क्या होता है हमारे पास, रिड्यूसिंग फ्लेम। अब दोस्तों ये जो हमारी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, इसके भी दो हिस्से होते हैं। आप देखिए, जो इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, दिस जोन, दिस इज कॉल्ड एज, ध्यान से सीखिएगा, अपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड एज लोअर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के दो हिस्से, अपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, लोअर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। उसी तरीके से आपके रिड्यूसिंग फ्लेम के भी दो हिस्से, ये वाला हिस्सा बताओ क्या होगा, जो रिड्यूसिंग फ्लेम का ऊपर वाला हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड एज, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सोचो, अपर रिड्यूसिंग फ्लेम। मेरे भाई जो नीचे वाला हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड एज लोअर रिड्यूसिंग फ्लेम। तो हमारी फ्लेम के दो हिस्से, याद रखो इस चीज को, वन इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, वन इज रिड्यूसिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के फिर से दो हिस्से, अपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, लोअर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। रिड्यूसिंग फ्लेम के फिर से दो हिस्से, अपर रिड्यूसिंग फ्लेम एंड लोअर रिड्यूसिंग फ्लेम। दोस्तों अब मैं इसमें आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, जहां से सवाल हमारे पास आया हुआ है। वो सवाल क्या आया था, वो सवाल बेसिकली आया था रिगार्डिंग इस पूरी फ्लेम में हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर कहां पर होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा इस चीज के रिगार्डिंग। जहां पे रिड्यूसिंग फ्लेम खत्म होती है और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम स्टार्ट होती है, कहीं ये बीच वाला हिस्सा, इस हिस्से पे हमें हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिलता है। ठीक है, हाईएस्ट टेम्परेचर जोन होता है ये वाला हिस्सा। और जहां से फ्लेम शुरू हो रही होती है, एकदम बेस वाला हिस्सा, ये बेस वाला हिस्सा जो होता है, दिस इज द लोवेस्ट टेम्परेचर जोन। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों भाई, जहां से शुरू हो रही है फ्लेम, वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ गैस का सोर्स है, वहां से गैस आ रही है या केरोसिन तेल आ रहा है, जो भी आपका फ्लेम का सोर्स है वो जनरेट हो रहा है, तो वहां पर टेम्परेचर कम होता है। फिर जैसे जैसे फ्लेम ऊपर की तरफ बढ़ती है, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आना चालू होती है, तो वहां टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना राइज होता है, और हमें मिडिल के पॉइंट पे कहीं पे हाईएस्ट टेम्परेचर जोन देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना था कि चीजें कैसे होती है मेरे भाई। तो आई होप आप समझ गए फ्लेम के क्या क्या हिस्से होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लेम टेस्ट की, कि फ्लेम टेस्ट में हम लोग करते क्या है। आइए देखते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द फ्लेम टेस्ट, कि फ्लेम टेस्ट में हम लोग करते क्या है। तो हमने इस तरीके से अपना जो बर्नर लिया हुआ था, इस बर्नर का छोटा सा प्यारा सा नाम होता है, दिस बर्नर इज कॉल्ड एज बंसन बर्नर। क्या बोलते हैं, बोलिए इसको, दिस इज कॉल्ड एज, मैं लिख दूंगा यहाँ पर, आप टेंशन मत लीजिए, पहले इसकी चित्र बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज बंसन बर्नर। तो इसको अपन लोग बंसन बर्नर बोलते हैं, इसका नाम है भाई, सिलेंडर के साथ जोड़ दिया है और मस्त यहाँ पे दहदहाती हुई फ्लेम निकल रही है। दिस इज द फ्लेम जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो इस बंसन बर्नर से खूब बिंदास वाली आग यहाँ पे देखने को मिल रही है, मस्त आग निकल रही है। आप क्या करते हैं, इसके सामने ध्यान सीखिएगा, आप एक मेरे भाई प्लैटिनम वायर लेके आते हैं। ये हमारी प्लैटिनम की वायर है, पीटी वायर, प्लैटिनम वायर। और इस प्लैटिनम वायर के आगे एंड पे छोटा सा ऐसे लूप बना होता है। अब ये तार होती है, तार, उसको जैसे घुमा दो, उसको ऐसे गोला बना दो, तार का लूप। कभी तुम गए होगे किसी के साथ कहीं पार्क में, हाथों में हाथ डाल के, तो वहां पर एक आदमी आता है जो ऐसे साबुन के सॉल्यूशन से ऐसे तुम्हारे सामने फू करके बुलबुले उड़ाता है, और तुम वहां पर अपनी स्नैपचैट की स्टोरी बनाते हो। बस उसी जहां से बुलबुले निकलते हैं ना फू करके, उसी को बोलते हैं लूप। लूप मतलब कोई भी गोल चीज जो एक सर्कल में हो, दैट इज कॉल्ड एज लूप। तो तुमने एक प्लैटिनम की वायर ली और उसके साथ एक तुमने लूप लगा लिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सुनना ध्यान से, हम लोग इस प्लैटिनम वायर को सबसे पहले यहाँ पकड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये रही प्लैटिनम वायर, और इस प्लैटिनम वायर को हमने अपनी कटोरी ली, ठीक है, ध्यान सुनना, कटोरी ली, ये हमारी कटोरी है, जिस कटोरी में हमारा नमक है, हमारा नमक इसी कटोरी में रखा हुआ था, हमारा नमक इसी कटोरी में रखा हुआ था, इस तरीके से। तो सबसे पहले इस प्लैटिनम वायर को हमने HCl में डिप किया। किसमें डिप किया बताओ, सबसे पहले HCl में। तो जब आपने इसको HCl में डिप किया, तो इस प्लैटिनम वायर के ऊपर हल्का हल्का क्या चिपक गया होगा बताओ, HCl। अब इस
गीली प्लेटिनम वायर को आप लेके आए और सॉल्ट में छुआ, सॉल्ट में टच किया, तो बताओ क्या होगा? क्या उस प्लेटिनम वायर के आसपास तुम्हें सॉल्ट चिपकता हुआ दिखाई दे दिया? तो सॉल्ट का पेस्ट तो तुम्हारे इस प्लेटिनम वायर पे, तुम्हारे इस प्लेटिनम वायर के लूप के ऊपर मेनली हमारे सॉल्ट का पेस्ट ऐसे चिपक जाएगा, हाँ या ना? तो दिस इज सॉल्ट पेस्ट। तो सबसे पहले HCl में डिप किया, क्यों डिप किया सब कुछ बताऊंगा। तो प्लेटिनम वायर लिया, HCl में डिप किया, HCl में डिप करने के बाद सॉल्ट के पास लाए, सॉल्ट में डिप किया, अब सॉल्ट उसमें चिपक चुका है और अब तुम उसके फ्लेम के पास लेके आ रहे हो। मैं जानता हूं तुम में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर प्लेटिनम वायर तो बहुत कॉस्टली आती है, बहुत कॉस्टली आती है सर। ये हैंडल बनाया मैंने, टेंशन मत लो इतना, कि सर प्लेटिनम वायर तो बहुत कॉस्टली आती है, मतलब हम क्या इसको लैब में यूज करेंगे? अबे तुम्हारी इसी सोच के कारण जिंदगी में कभी तुम्हारे स्कूल वाले प्लेटिनम वायर लेके नहीं आते इस टेस्ट को करवाने के लिए। उनको पता है कि कल को चिंटू लैब में आया और चिंटू को दिख गई प्लेटिनम वायर, तो भैया चिंटू डेली प्लेटिनम वायर जेब में लेकर निकल जाएगा, समझ रहे हो? और जाके मार्केट में बेचेगा, फिर आईफोन डेट शेक पे जाएगा, भैया गिफ्ट देगा, गिफ्ट लेगा, समझ रहे हो ना कहानी कैसे जाएगी आगे, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? ऐसा होता है। इसीलिए प्लेटिनम वायर जो है हम जब टेस्ट को बड़ी बड़ी लैब में करते हैं तब हम यूज करते हैं, लेकिन तुम्हारे स्कूल में प्लेटिनम वायर नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हुई तो गायब हो जाएगी। अच्छा, प्लेटिनम वायर का एक और सब्स्टिट्यूट होता है, दैट इज नाइक्रोम वायर। तो नाइक्रोम वायर भी लैब में नहीं मिलेगी तुम्हें, क्योंकि वो भी महंगी आती है, उसको भी तुम गायब कर दोगे। तुम्हारे स्कूल में जब ये टेस्ट होगा कोरोना के बाद, है ना, तो तुम ग्लास की रॉड लो, ग्लास की रॉड, शीशा। प्लेटिनम वायर क्यों लेते हैं? बिकॉज वो इनर्ट होता है। ग्लास क्यों लेंगे? वो इनर्ट होता है। तो तुम ग्लास की रॉड लोगे, उसको HCl में डुबाओगे, फिर सॉल्ट के पास लाके चिपकाओगे, उस ग्लास रॉड के ऊपर तुम्हारा सॉल्ट चिपक जाएगा और फिर तुम उसको फ्लेम के पास लेके आते हो। कहां लेके आते हो? फ्लेम के पास। और फिर वहां पे ना हर सॉल्ट का मेनली दिस इज अ टेस्ट फॉर S ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मेनली ये S ब्लॉक एलिमेंट्स का टेस्ट होता है, S ब्लॉक के जो कैटायंस होते हैं उनका टेस्ट होता है। तो अलग अलग कैटायन के लिए अलग अलग फ्लेम में कलर दिखता है, किसी में येलो दिखता है, किसी में पिंक दिखता है, किसी में ग्रीन दिखता है, हम बात करेंगे, ठीक है। बट मुद्दा ये उठता है कि सर कलर क्यों आता है, कैसे आता है, इन सब चीजों के ऊपर हम बातचीत करेंगे अभी। चलिए आगे देखते हैं कि इस पूरे फ्लेम टेस्ट में कौन कौन से प्रोसेस जो है हमारे पास यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले उनको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है यहाँ पे टोटल मिला के 3 प्रिंसिपल आपके लिए काम करते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज थर्मल वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं बोलिए इसको? दिस इज कॉल्ड एज थर्मल वेपराइजेशन। इसमें क्या होता है? आप बोलेंगे सर आप HCl क्यों लेके आए थे? मेरे भाई मैं सबसे पहले HCl में डुबा के जब उसको सॉल्ट में डुबाऊंगा ना, सॉल्ट में टच करूंगा ना, तो जो भी सॉल्ट होगा वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा क्लोराइड में। फॉर एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने कोई भी सॉल्ट ले लिया, सपोज मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, तो मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जब उस प्लेटिनम वायर पे जो HCl लगा हुआ था उसके साथ रिएक्ट करेगा तो मेरे भाई ये बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा? ये NaCl। कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर बाई प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, H2O बनेगा, CO2 बनेगा, हमें उनसे कोई खास दिलचस्पी नहीं है उनके लिए, लेकिन मुद्दा ये है कि NaCl बनकर तैयार हो जाएगा। आपको HCl के यूज को समझना है। जो HCl है वो किसी भी सॉल्ट को क्लोराइड में कन्वर्ट कर लेगा। नाउ अगर मैं इसका नाम पूछूं आप लोगों से, आप लोग क्या चिल्लाओगे कि सर इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो कोई भी सॉल्ट क्लोराइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा HCl से रिएक्ट करने के बाद। आप पूछेंगे कि सर क्लोराइड की फॉर्म में कन्वर्ट करने का हमारा बेनिफिट क्या है, हमारा बेनिफिट क्या है? भाई उसी बेनिफिट को तो समझाना चाहता हूं कि अब हम बात करते हैं थर्मल वेपराइजेशन की। तो जो यहाँ पर आपको क्लोराइड मिला था, क्लोराइड सॉल्ट्स आर वोलाटाइल इन नेचर। वो मेरे भाई वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल मतलब क्या होगा कि अब ये NaCl जो सॉलिड फॉर्म में था ये कन्वर्ट हो जाएगा NaCl गैसियस फॉर्म में। जब आप फ्लेम के ऊपर लाएंगे तो जो आग निकल रही थी वो आग उस NaCl को जो सॉलिड फॉर्म में था वेपराइज कर देगी गैसियस फॉर्म में। तो आपको यहाँ पर HCl का यूज केस समझना है कि HCl जो था उसने क्या किया बताइए? क्लोराइड में कन्वर्ट किया किसी भी सॉल्ट को।
क्लोराइड में हमने कन्वर्ट क्यों किया बताइए, ताकि हम उस सॉल्ट को आसानी से वेपराइज कर दें। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर फ्लेम टेस्ट, दैट इज थर्मल वेपराइजेशन। अच्छा, थर्मल वेपराइजेशन के बाद द सेकंड स्टेप इज थर्मल आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन मेरे भाई, थर्मल आयोनाइजेशन में ये जो आपका NaCl सॉल्ट है, जो बहुत ही सुंदर सा सॉल्ट है, जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रखा है, ये अपने आयंस में टूट जाएगा। आप उसको फ्लेम के ऊपर रख रहे हो, खूब हीट दे रहे हो, तो ये अपने आयंस में टूटेगा। तो आपको क्या मिलने वाला है बताइए, यहाँ आपको मिलने वाला है Na गैस एंड Cl माइनस गैस। तो ये अपने आयंस में टूट गया, इस तरीके से बिंदास अपने आयंस में टूट गया। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जहां पे आपको कलर दिखने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल excitation, that is called as thermal excitation and de-excitation। क्या बोलते हैं, बोल दो, थर्मल एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। इसमें क्या होता है, हमने पढ़ाया, आपको याद करो, याद करो कि सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास सपोज ये हमने ऑर्बिट बनाया, ये हमने ऐसे ऑर्बिट बनाया। आप जानते हो, आप जानते हो कि अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और आपने उस इलेक्ट्रॉन को ताकत दी, एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा ना भाई। सिखाए थे ना कि जब खूब सारा पैसा मिलता है तो वो क्या हो जाता है, कूद जाता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। तो आप जानते हो कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कूदेगा, कूद के यहाँ पहुंच गया, और दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन। नाउ वी आर कॉलिंग इट एज थर्मल एक्साइटेशन, क्योंकि हमने एनर्जी किसकी फॉर्म में दी है इस बार, हीट की फॉर्म में दी है। तो हीट की फॉर्म में एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर कूदा, थर्मल एक्साइटेशन। अच्छा, कुछ देर बाद आप जानते हैं कि वो ऊपर से नीचे भी आएगा, और जब वो ऊपर से नीचे आता है मेरे भाई, दैट इज कॉल्ड एज डी एक्साइटेशन। और जब वो ऊपर से नीचे आता है, वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता है। तो NaCl के सॉल्ट में जो Na पॉजिटिव होता है, उसकी यहाँ पर थर्मल एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन देखने को मिलती है। और मेरे भाई, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, जब वो डी एक्साइट होता है, तो इन केस ऑफ सोडियम वो 589 नैनोमीटर की लाइट को अपने अंदर से निकालता है। और 589 नैनोमीटर की लाइट का जो कलर होता है, दैट कलर इज कॉल्ड एज गोल्डन येलो कलर। क्या बोलते हैं बताओ, दैट इज कॉल्ड एज गोल्डन येलो कलर। इसीलिए सोडियम के सॉल्ट का फ्लेम टेस्ट करवाते टाइम क्या होता है बताइए, गोल्डन येलो कलर देखने को मिलता है। तो ये होती है पूरी कहानी हमारे फ्लेम टेस्ट की। तो 3 स्टेप कौन कौन से जल्दी बताओ। पहला क्या बताया मैंने, थर्मल वेपराइजेशन, यहां हमने HCl का यूज क्यों किया पता लग गया। The second step is thermal ionization and the third step is thermal excitation and de-excitation। अब एक काम करते हैं, अब एक बिंदास सा बढ़िया सा काम करते हैं कि कौन कौन सा सॉल्ट क्या क्या कलर देता है जब उसका हम फ्लेम टेस्ट करते हैं, उसको देखते हैं फटाफट। आइए, ये देखिए, जो लिथियम है, इसका कलर क्या दिख रहा है बताइए, दिस इज कॉल्ड एज क्रिम्सन रेड। ये सब लिखना है आपको कि लिथियम का क्रिम्सन रेड मिलता है। इसको कुछ किताबें कैरामाइन रेड भी बोलती हैं, तो क्रिम्सन रेड बोल दीजिए या कैरामाइन रेड बोल दीजिए, बात एक ही है मेरे भाई। अच्छा, ये सोडियम का, मैंने अभी बताया कि सोडियम के केस में आपको जो कलर देखने को मिलता है, दैट इज गोल्डन येलो कलर। दोस्तों, पोटेशियम बहुत ही शानदार चीज है, यहाँ जो कलर देखने को मिलता है, दैट इज पिंक कलर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइलैक। लाइलैक मतलब क्या होता है भाई, प्याज वाला कलर। अच्छा, रुबीडियम के केस में द कलर इज वायलेट, आपको वायलेट कलर देखने को मिलता है। इन केस ऑफ सीशियम, दिस इज इन केस ऑफ सीशियम आप देखते हैं ब्लू कलर। कैल्शियम का केस देखिए, अब यहाँ पर कैल्शियम आ गया है। कैल्शियम के केस में ये जो आपको लग रहा है ईंट घर बनाते हैं, वो वाली ईंट है, दिस इज ब्रिक रेड कलर, दिस इज कॉल्ड एज ब्रिक रेड। अच्छा, स्ट्रोंशियम में फिर से हमें लाल दिख रहा है मेरे भाई, स्ट्रोंशियम का जो लाल होता है, अगेन दिस इज कॉल्ड एज क्रिम्सन रेड। क्या बोलते हैं बताइए, क्रिम्सन। सब रेड के शेड्स हैं यार, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, ये जो बेरियम है, ये आपको एप्पल ग्रीन कलर में दिखता है, दिस इज एप्पल ग्रीन कलर। और यहाँ पे जो कॉपर लिखा हुआ है, कॉपर भले ही एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, बट फिर भी इसका हमें फ्लेम टेस्ट देखने को मिलता है। इसका जो कलर होता है, दैट इज ब्लूइश ग्रीन कलर, ब्लूइश ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट कैटायंस के कलर्स हैं। तो लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम गोल्डन येलो, हमारा जो पोटेशियम है पिंक या लाइलैक, रुबिडियम वायलेट, सीशियम ब्लू, कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड, बेरियम एप्पल ग्रीन,
कॉपर ब्लूइश ग्रीन। आप इसको लाइन से लिखेंगे कॉपी में तो आपको आराम से याद हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। एक बार दो बार डेली रिवाइज करेंगे हर दिन। मैंने आपको बोला है कि सॉल्ट एनालिसिस सुबह उठ के 5 मिनट रिवाइज करना है, सब बिंदास होगा, सब मजेदार होगा। अब मन में कुछ सवाल उठते हैं, लेट अस डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सर आपने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती की, आपने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ले लिया, मैग्नीशियम मैग्नीशियम और बेरिलियम क्यों नहीं लिया? मैग्नीशियम एंड बेरिलियम जो है ये फ्लेम टेस्ट, ये मेरे भाई फ्लेम टेस्ट शो नहीं करते हैं। जवाब बहुत ही सिंपल सा है। आप जानते हैं कि फ्लेम टेस्ट के टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, थर्मल एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। मैग्नीशियम और बेरिलियम जो है इनका साइज छोटा होता है और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना, एक्साइट करना, डी एक्साइट करना, तो दैट एनर्जी इज वेरी हाई। सो ड्यू टू वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम और बेरिलियम जो है फ्लेम टेस्ट शो नहीं करते हैं। और यही कारण है कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल के बाकी जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो भी ये फ्लेम टेस्ट शो नहीं करते। तो फ्लेम टेस्ट इज मेनली अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें भी बेरिलियम और मैग्नीशियम शो नहीं करते हैं। तो दूसरी खास बात सुनिएगा ध्यान से, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल यहाँ से उठ के आता है, वो सवाल क्या होता है, कई बार हमारे सॉल्ट में क्या होता है कि सोडियम भी प्रेजेंट होता है एंड पोटेशियम भी प्रेजेंट होता है, दोनों प्रेजेंट होते हैं, सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है। अब होता क्या कि जब हम फ्लेम टेस्ट कर रहे होते हैं तो सोडियम का जो येलो कलर निकल रहा होता है ना, गोल्डन येलो कलर, जब यहाँ पे देखा हमने कि सोडियम का जो कलर निकलता है दिस इज गोल्डन येलो कलर, तो वो येलो कलर इतनी देर तक निकलते रहता है कि उसमें पोटेशियम ना खत्म हो जाता है, मतलब पोटेशियम को का कलर वहां दिखता ही नहीं, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो हम फंस जाते हैं। तो सोडियम का कलर इतना ज्यादा डोमिनेटिंग होता है कि वो पोटेशियम के कलर को छुपा देता है। अब आप बताओ, आप अपनी नंगी आंखों से देख के बैठ रहे हो कि अच्छा ओहो क्या बात है, सिर्फ और सिर्फ गोल्डन येलो कलर दिख रहा है, इसका मतलब इसके अंदर तो सोडियम है, लेकिन आप पोटेशियम को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्या पता उसके अंदर पोटेशियम भी हो। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूज कोबाल्ट ग्लास। मैं दिखाता हूँ क्या होता है। सपोज हम अगर यहाँ बात करें कि यहाँ पर मस्त आपकी फ्लेम जल रही है ना, तो ये आपकी फ्लेम है और इस फ्लेम से आपको गोल्डन येलो कलर दिखाई दे रहा था। तो गोल्डन येलो कलर जो है ये देख के आपने क्या कंफर्म कर दिया कि मेरे भाई उसमें सोडियम तो प्रेजेंट है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर बहुत ही शानदार सी चीज करते हैं, क्या करते हैं देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पर लगाते हैं कोबाल्ट ग्लास, वी यूज अ कोबाल्ट ग्लास। तो सपोज दिस इज अ ट्रांसपेरेंट कोबाल्ट ग्लास। कोबाल्ट ग्लास जो होता है इसके बारे में समझना पड़ेगा आपको कि जो कोबाल्ट ग्लास है मेरे भाई इसका कलर भी ब्लू होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्लास। और फिर आप यहां से, जी हाँ आप बिल्कुल 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 यहां से अपनी आंखों से इसके कलर को ऑब्जर्व करेंगे और फिर आपको आपको यहां से रेड कलर आता हुआ दिखाई देगा एंड दिस रेड कलर कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम। ये रेड कलर ये प्रूफ करता है कि यहाँ पोटेशियम है। तो कोबाल्ट ग्लास लगाने से वो येलो कलर छुप जाता है और अगर आपको रेड कलर, क्रिम्सन रेड कलर आता हुआ दिखाई दे तो दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम। आपको लग रहा होगा सर सठिया गए हैं क्या, अभी हमको कहे कि पोटेशियम का कलर तो पिंक होता है या लाइलेक होता है, यहाँ बोल रहे हैं पोटेशियम का कलर क्रिम्सन रेड की बात कर रहे हैं। अरे मेरे बड़े भाई तुम इतने बड़े वाले हो, तुमने कोबाल्ट ग्लास लगाया तो जब कोबाल्ट ग्लास से कोई भी लाइट रे पास करेगी तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी ना मेरे भाई। तो जब वो कोबाल्ट ग्लास से पास करेगी तो तुम्हें उसका क्रिम्सन रेड कलर दिखाई देगा। तो जब तुम कोबाल्ट ग्लास लगा दोगे तो फ्लेम टेस्ट के हर एक एलिमेंट का अलग अलग कलर होता है, समझ रहे हो बात। तो यहाँ हमने बात की सोडियम और पोटेशियम की कि पोटेशियम को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कोबाल्ट ग्लास यूज करते हैं, वो सोडियम के गोल्डन येलो कलर को ढक देता है और वहां से अगर हमें क्रिम्सन रेड कलर आता हुआ दिखाई दे तो हम बोल सकते हैं कि इसमें पोटेशियम भी प्रेजेंट है। तीसरा और आखिरी सवाल बेस्ड ऑन द फ्लेम टेस्ट, ये क्या सवाल है देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्लेम टेस्ट। ये कई बार क्या होता है कि हमारे सॉल्ट में पोटेशियम भी होता है, उसके बाद कैल्शियम भी होता है, स्ट्रोंशियम भी होता है, बेरियम भी होता है, ये सब होते हैं। तब हम कैसे टेस्ट करेंगे? इस केस में क्या होता है, अगर आप सुनिएगा ध्यान से, अगर आप पोटेशियम को सीधे एकदम
हाई टेम्परेचर जोन में ले जाएंगे तो पोटेशियम तुरंत आयोनाइज होके वेपराइज होके उड़ जाएगा। वोलाटाइल सॉल्ट्स होते हैं, तो इस कारण से क्या होगा, आपको पोटेशियम को आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पोटेशियम क्लोराइड इज या पोटेशियम का जो सॉल्ट बनेगा यहाँ पर वो काफी ज्यादा वोलाटाइल होता है। उसको हीट करते ही उड़ गया, अच्छू मंतर हो गया, तो आपका डिटेक्ट ही नहीं हुआ। आपको कैल्शियम मिल जाएगा, स्ट्रॉन्शियम मिल जाएगा, बेरियम मिल जाएगा, लेकिन पोटेशियम डिटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप सीधे उसको जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, जहां पर हीट काफी ज्यादा है, वहां ले गए थे। तो पोटेशियम या जब मिक्सचर ऑफ सॉल्ट होता है तो सबसे पहले हम उसको लेके जाते हैं लो टेम्परेचर जोन पर। तो लो टेम्परेचर जोन पर क्या होगा कि हम पोटेशियम को डिटेक्ट कर पाएंगे और कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम ये जो बाकी हैं वो अपना कलर शो नहीं करेंगे, बिकॉज वहां इतनी एनर्जी नहीं है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट या डीएक्साइट हो। तो जब पोटेशियम और डिटेक्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर लो टेम्परेचर जोन में आपका पोटेशियम डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उस सॉल्ट के पेस्ट को ले जाएंगे ऊपर की तरफ हाई टेम्परेचर जोन पर, और हाई टेम्परेचर जोन पे आपको बाकी सब डिटेक्ट हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द फ्लेम टेस्ट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से नोट्स बनाइए, चीजों को सीखिए, हर दिन सुबह उठ के इसको बार बार 5 मिनट लीजिए, रिकॉल करिए, और जो आपको वीकली डोज मिल रहा है सॉल्ट का, इसको करते जाइए, पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। दोस्तों, अगर आपको मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में फैलाइए और बिंदास आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।